कोमल सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है और खुद से भी बातें कर रही होती है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, उसके बाद मुझे अपना काम भी तो करना है, वरना लेट हो गया और कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। पास खड़ी विमला ये सब बातें सुन रही होती है। हालांकि वो कोमल से चीनी लेने आई थी और ये सुन खुद के मन में सोचने लगती है। इसका मतलब मैं एकदम सही थी। वो जो दो लोग आजकल सुबह शाम आ रहे हैं, उनके साथ सरला की बहू का कुछ चल रहा है। सरला के ना रहते हुए मैं ये सब क्या देख रही हूँ। एक बार बस सरला आ जाए, फिर मैं उसे सब बताती हूँ। अरे विमला काकी, क्या हुआ? आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोल भी नहीं रही। मैं तो डर ही गई थी। कुछ नहीं, बस मैं वो चीनी लेने के लिए आई थी और तुझे देखने लगी। दुबली पतली हो गई है पहले से। हाँ, वो तो है काकी, घर का काम ही इतना हो जाता है और बाहर के कामों को भी संभालना पड़ता है। हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है तू किस काम की बात कर रही है। बेचारी सरला तो एक संस्कारी बहू लाई थी, लेकिन यहाँ तो उसके तीर्थ यात्रा पर जाते ही न जाने कौन कौन आने लगा है। काकी, आप फिर सोच में पड़ गई। अरे मेरे शरीर पर मत जाइए, मैं दुबली हो जाऊं या मोटी, फिर भी मुझे काम उतना ही करना है। हाँ ये तो है। चल बहू, अब एक कटोरी चीनी दे दे, मैं जाऊँ अपने घर, मुझे चाय की तलब लगी है। विमला वहाँ से चीनी लेने के बाद तो चली जाती है, लेकिन विमला पूरे दिन सरला के घर पर ही नजर बनाए रखती है। सरला अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और सरला के जाने के एक हफ्ते बाद ही सरला के घर पर उसके जाने के बाद एक के बाद एक अनजान आदमी आता रहता था और कभी कभी तो तीसरा अनजान आदमी भी आ जाया करता था। ये सब विमला को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले 2 दिन बाद ही सरला का आना होता है। सरला, अच्छा हुआ कि तू आ गई, वरना तेरे घर का जो माहौल है वो सुनकर तो तुझे ऐसा झटका लगेगा कि पूछ मत। अरे अभी तो घर में मैंने ठीक से पाँव भी नहीं जमाया और तू है कि चुगलियाँ करने लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू ने तुझसे चाय नहीं पूछी? अरे तू थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ क्या चल रहा है तेरे घर में। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद आती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। सरला को विमला की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो थोड़ी देर आराम करने के बाद ही विमला के घर प्रसाद देने पहुंचती है। आ गई तू सरला? देख, मैं तुझे जो कहने जा रही हूँ वो बहुत जरूरी बात है, और मैं इसलिए तुझे ये बात कह रही हूँ क्योंकि जो तेरी बहू कर रही है वो ठीक नहीं है। इससे मोहल्ले का माहौल भी खराब होगा। अरे तू मेरी बहू को खामखा बदनाम कर रही है, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बहू ने? अरे रोज तेरे घर में तेरे जाने के बाद 2-3 आदमी आ रहे थे और कुछ देर बाद उसे तेरी बहू एक थैले में कुछ देती थी। ये तो कैसी बातें कर रही है मेरी बहू के बारे में? एक नहीं 2-3 आदमी आए मेरे घर और मेरी बहू उन्हें थैले में कुछ देती भी है। तुझे क्या मेरी बहू गन या चरस सप्लाई करने वाली लगती है? अरे मुझे क्या पता कि तेरी बहू का किसके साथ क्या चल रहा है, अब तू इस पर ध्यान देना। मुझे तो तेरी कोई बात ही समझ नहीं आई। अब जैसे ही सरला और विमला बातें करते हुए घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का हेलमेट लगाए हुए। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू का कुछ लोचा है। देख, तू अपनी बहू पर नजर रख, वरना तेरी बहू तो तेरे हाथ से गई। अगर इसका किसी के साथ चक्कर नहीं है तो मैं सच कह रही हूँ, जरूर ये कोई ऐसा धंधा कर रही है जिसका संबंध आतंकवादियों से है। अरे शुभ शुभ बोल, ये क्या बोल रही है? तू कहती है तो मैं अभी ही अपनी बहू से पूछती हूँ। तू अपनी बहू से पूछेगी और वो तुझे सच बोल देगी। अरे लगता है तेरे बुढ़ापे के साथ साथ तेरे दिमाग पर भी असर हो रहा है तेरे बुढ़ापे का। तो तू कह रही है कि मैं अपनी बहू पर नजर रखूं लेकिन पूछूं नहीं, यही ना? सरला तो जो भी विमला से सुनती है और जो अपनी आंखों से देखती है, अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सरला के दिमाग में ये चीज तो बैठ गई थी कि उसकी बहू कोई तो गलत काम कर रही है। अब देर शाम हॉल में बैठी सरला टीवी देख रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी बहू थैले में कुछ लेकर बाहर जाती है। लगता है फिर से बाहर कोई आया है। आखिर वो ये सब कर क्या रही है? मुझे केशव से बात करनी ही होगी। माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? कुछ बताया नहीं आपने, मैं कब से पूछ रही हूँ। कुछ भी बना ले बहू, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। वैसे तो अभी बाहर कहाँ गई थी? बस माँ जी, कूड़ा डालने गई थी। कोमल अपनी सास से अपना काम छुपाकर और भी ज्यादा उसे शक में डाल रही थी, जिस वजह से सरला और भी ज्यादा अपनी बहू पर नजर बनाए रखती है। लेकिन वो देर शाम इस इंतजार में थी कि वो अपने बेटे केशव को अपनी बहू की हरकतों के बारे में सब बता देगी। लेकिन देर शाम जब केशव नहीं आता तो सरला अपनी बहू से कहती है,
बहू अब तक केशव घर नहीं आया है। बात हुई क्या तेरी केशव से? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं माँ जी, मैंने तो उन्हें कोई फोन नहीं किया। सरला और कोमल केशव के बारे में बात कर रही होते हैं कि तभी सरला के फोन पर एक फोन आता है और कुछ देर बाद ही सरला रोते हुए घर से निकल जाती है और अगले ही पल वो हॉस्पिटल में होती है अपने बेटे केशव के साथ, जिसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। माँ, मैं ठीक हूँ। आपको किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? देखिए, छोटी सी चोट आई है बस। बहू केशव के लिए चाय पानी ले आ। ये कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? कहाँ गिर गए? कहाँ लगी आपको इतनी चोट? अरे तू जा, पहले पानी ले आ। कैसे हुआ, क्या हुआ? तेरे कर्मों के कारण ही है मेरे बेटे की ये हालत, समझी ना तू? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? माँ, आप उसे कुछ क्यों कह रही हो? उसकी भी क्या गलती है? तुझे कुछ पता नहीं है तो तू बोल ही क्यों रहा है? पूरे मोहल्ले में तेरी बीवी को लेकर शोर मचा है। क्या? माँ, क्या कह रही हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे सुनाई जा रही हो? अरे साफ साफ बताओ ना। सरला अपने बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार अपनी बहू के उस कामों को ठहरा रही थी जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। अब जब केशव सरला से पूछता है कि उसकी माँ उसकी पत्नी को क्यों ताने दे रही है, तब सरला कहती है, अब मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि बहू आदमियों को बुलाकर कोई गलत काम कर रही है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आदमियों को बुलाकर क्या ही गलत करूँगी? और रही उस थैले की बात, तो उस थैले में क्लाउड किचन का सामान देती हूँ। क्लाउड किचन क्या है ये? माँ, क्लाउड किचन का मतलब होता है घर में बैठ के खाना बनाओ और बाहर बेच दो। कोमल को आए दिन खाने का ऑर्डर आते रहते हैं, जिसके कारण वो खाना बनाती है और बेच देती है, और खाना लेने कुरियर वाला आता है, और उसी को देखकर आपने और विमला काकी ने गलत समझा। मतलब कि इससे पैसे कमाते हैं घर में अच्छी चीजें बनाकर? हाँ माँ, उससे हम घर बैठे बहुत पैसा कमा सकते हैं। और आपको पता है, इससे न कई महीनों की न किस्त भी गई है कमेटी की। इसके बारे में अगर आपसे पूछने जाते तो आप मना कर देती। हाँ, मैं मना कर देती, लेकिन मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। और हाँ, बाहर कोई बोर्ड लगवा दे ताकि ये जो विमला अफवाह फैला रही है ना, वो ना फैलाए। माँ, आप सही कह रही हैं। आपने और विमला काकी ने कोमल को बेवजह गलत समझा। और विमला काकी, वो तो पता नहीं कितनों के आगे गा चुकी होंगी ये गाना। अगर ये बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं बहू को ये सब नहीं कहती और ना ही इसके बारे में ये सब सोचती। देर से ही सही, लेकिन कोमल के क्लाउड किचन के बारे में सबको पता चल जाता है। विमला भी अपनी बहू का क्लाउड किचन खुलवा देती है। सुबह का समय था। आरव गहरी नींद में अपने बेड पर सोया होता है। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन उठाकर बोलता है, किसको इतनी सुबह सुबह मौत आ रही है यार? कोई चैन से सोने भी नहीं देता। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो आरव, मेरी क्यूटी पाई। कौन है आप? तुमने मुझे नहीं पहचाना? उफ, ऐसा कहकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सॉरी, रॉन्ग नंबर। इतना बोलकर वो फोन रखने ही वाला होता है कि तभी वो अनजान आवाज बोलती है, ओ, तुम तो नाराज हो गए। चलो, इस बार तुम्हें माफ किया। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो कौन तुम? अब उठ भी जाओ। 2 दिन से तुमने एक ही टी शर्ट पहनी हुई है। जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम्हारी सीक्रेट लवर। बाय। ये बात सुनकर आरव अपने बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बेचैनी में इधर उधर देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने फोन को टेबल पर रखकर तैयार होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद में वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है, जहां उसका दोस्त अंश उसका इंतजार कर रहा होता है। ओए, तू मेरा असाइनमेंट तो लेके आया है ना? ओह शिट यार, सॉरी यार, मैं भूल गया। रात तक तो याद था, पता नहीं सुबह कैसे माइंड से स्किप हो गया। बहुत बढ़िया, मतलब आज तो मेरी लगने वाली है। अरे यार, आज लास्ट डेट थी सबमिशन की और अब तो तेरी वजह से मुझे पेनल्टी पॉइंट मिलेंगे। क्या यार? यार सॉरी, वो सुबह किसी रॉन्ग नंबर से फोन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कोई नहीं, कल अपन हर्षिता के साथ कॉफी पीने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, तू अपनी बंदी के साथ मजे से कॉफी पिएगा और मैं क्या वहाँ भुट्टा जी लूंगा? मुझे नहीं जाना कहीं। ओ साले, तू चल तो सही, तेरा भी जुगाड़ कर देंगे। इतना बोलकर दोनों क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन दोनों एक कैफे में बैठकर हर्षिता का वेट कर रहे होते हैं।
थोड़ी देर बाद में हर्षिता अपनी फ्रेंड तनीषा के साथ में वहाँ आती है, जिसके बाद आरव बोलता है। हर्षिता, यू आर लुकिंग सो नाइस। कभी कुछ नया भी बोल लिया करो। हेलो अंश, हाउ आर यू? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। आई एम गुड। ये तुम्हारी फ्रेंड तनीषा है ना? आरव ने बताया था इनके बारे में, ये सच में बहुत सुंदर हैं। थैंक्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। जिसके बाद चारों मिलकर कॉफी पीते हैं और थोड़ी देर बाद में वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से तनीषा सबसे पीछे चल रही होती है कि तभी रास्ते में एक बाइक पर एक चोर तेजी से आता है और तनीषा का बैग छीनने लगता है। जब तनीषा बैग नहीं देती तो चोर उसके हाथ पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाता है और चाकू लगने की वजह से तनीषा वहीं गिर जाती है। जिसके बाद तीनों उसके पास आते हैं और आरव उसे पकड़कर बोलता है। ओ माय गॉड, तुम्हारे हाथों में तो ब्लीडिंग हो रही है। तुम दोनों घर जाओ, मैं तनीषा को घर ड्रॉप करके आ जाऊंगा। आरव प्लीज तनीषा को सेफली घर ड्रॉप कर देना और अपना भी ध्यान रखना। इतना बोलकर अंश और हर्षिता वहाँ से चले जाते हैं और आरव तनीषा की चोट को अपने रुमाल से बांध देता है। जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में बिठाकर टैक्सी में उसके घर तक ड्रॉप करता है और तनीषा बोलती है। थैंक यू आरव, यहाँ तक आने के लिए। अब दोस्त हूँ तो क्या इतना भी नहीं कर सकता? अब तुम अंदर जाओ और एक पेन किलर ले लेना ताकि तुम्हें दर्द ना हो। अब मुझे भी चलना चाहिए, ठीक है? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन जब आरव अंश के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आता है और वो बोलता है। हेलो, कौन? हाय हैंडसम। तुमने फिर कॉल किया? अरे कहना क्या है तुम्हें? आज बहुत चार्मिंग लग रहे हो इस ब्लू शर्ट में। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम मुझे जानती कैसे हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा। और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? और तुम मुझसे इतने प्यार से क्यों बात करती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बस बस रिलैक्स, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती क्योंकि मैं तो तुम्हें ही चाहती हूँ। देखो मिस, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो आप मुझसे ऐसे मीठी मीठी बातें करना तो बंद कर दीजिए, समझे? हर्षिता नाम है ना उसका। वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना ये रॉन्ग नंबर है, क्योंकि तुम किसी के पटे पटाए माल को अपना बनाना चाहती हो। देखो, तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए ना, मैं ला के दूंगा ना तुम्हें, पर फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम लाइफ में कभी मुझे कॉल नहीं करोगी। हेलो हेलो। वो बोल ही रहा होता है कि तभी कॉल कट हो जाती है। जिसके बाद वो खुद से बोलता है। अजीब भला है यार, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? तो बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कैसे हथकंडे अपनाने लगी है। हे भगवान, इस चुड़ैल से मेरी रक्षा करना। अरे इतना ही परेशान है तो इसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देता? सिंपल, और फिर तेरी टेंशन खत्म। अरे यार, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ, पर ये कम थोड़ी है जो अलग अलग नंबर से कॉल करती है और खुद को मेरा सीक्रेट लवर बताती है। इतना बोलकर आरव वहाँ से अपने घर चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो अनजान लड़की आरव को ऐसे ही बार बार कॉल करके प्यार से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा होता है तो उसका कॉल आता है और आरव बोलता है। कहो मेरी सीक्रेट लवर, आई नो कि अब तुम कहोगी कि मैं ग्रीन शर्ट में बहुत मस्त लग रहा हूँ और आराम से अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा हूँ। मुझे मेरे ही बारे में बताकर क्या प्रूव करना है तुम्हें कि तुम मेरे एक एक पल की खबर रखती हो? बहुत हो गया ये फोन पर बातें करना। अगर तुम मुझे सच में चाहती हो ना तो अभी मेरे सामने आओ। बस करो, एक सांस में कितने सवाल पूछोगे? इतनी बेताबी है तुम्हें मुझसे मिलने की? कहीं मुझसे बात करते करते तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ओ सीक्रेट लवर, मैं कोई रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं जिसे बिना देखे बस तुम्हारी आवाज से प्यार हो जाए, समझी? मुझे तो बस ये जानना है कि तुम मेरे पीछे हाथ मुंह धोकर क्यों पड़ी हो। तुम कितने फनी हो यार। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हूँ। तुम 2 दिन बाद मुझे कॉलेज के पीछे वाले पार्क में मिलना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और 2 दिन बाद आरव उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाता है। कुछ देर बाद में वो देखता है कि सामने से तनीषा आ रही होती है। अरे ये यहाँ क्या कर रही है?
कहीं यही तो। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने ही वाली होती है और आरव तुरंत वहां जाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और दोनों को इस हालत में वहां पहले से ही मौजूद हर्षिता देख लेती है और गुस्से में बोलती है, वाह, सही कहा है किसी ने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, एक नंबर के कमीने और धोखेबाज। अगर वो अनजान कॉल नहीं आता मुझे तो ये सब कभी पता नहीं चलता। आरव, आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, समझे? हर्षिता मेरी बात तो सुनो। हर्षिता वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद तनीषा आरव से बोलती है, मेरी वजह से ये सब कुछ हो गया। मैं तो यहाँ हर्षिता से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा मेरी वजह से। आई एम रियली सॉरी आरव। तनीषा की बात सुनकर आरव को अजीब लगता है और जिसके बाद वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसका फोन बजता है और वो समझ जाता है कि ये उसी सीक्रेट लवर का कॉल है। जिसके बाद वो कॉल को कट करके फिर से उस नंबर को डायल करता है तो उसे अपने आसपास ही फोन की रिंग सुनाई देती है। जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि ये आवाज तो एक पेड़ के पीछे से आ रही है और वहाँ से बस लड़की के बाल ही दिख रहे होते हैं। जिसके बाद वो पास जाकर बोलता है, हेलो मेरी सीक्रेट लवर। देखा तुमने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी बात सुने बिना ही तुमसे ब्रेकअप करके चली गई। वो जैसे ही पीछे पलटती है तो आरव उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि तनीषा ही थी। वो अपने सामने उसे देखकर डर जाती है और बोलती है, देखो आरव, मुझे गलत मत समझो, ये सब मैंने बस तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया था। कुछ मत बोलो, तुम्हारी ये सफाई तुम्हारे किए को छुपा नहीं सकती। अब मैं बस यही कहूँगा कि तुमने बहुत गलत किया है। इतना बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और फिर कभी किसी अननोन नंबर से आए कॉल को रिसीव ही नहीं करता। पीहू बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन वो जहाँ भी जाती सारा काम बिगाड़ के रख देती। ऐसे ही एक दिन दिवाली की शॉपिंग करने के लिए वो पटाखे लेने जाती है, जहाँ उसे उसके कॉलेज की फ्रेंड मीना मिलती है। मीना पीहू को चिढ़ाते हुए बोलती है, अरे तू यहाँ कैसे? तू क्या करेगी पटाखे खरीद कर? तेरी जिंदगी में तो वैसे भी रोज धूम धड़ाका होता ही रहता है। ओ हेलो, तू अपने से मतलब रखना, और मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं इससे तुझे क्या मतलब? और हाँ, पटाखे खरीदने का हक ना सिर्फ तुझे नहीं है, मुझे भी है। अच्छा, ऐसा है तो एक रॉकेट कंपटीशन हो जाए, जिसका रॉकेट सबसे ऊपर जाएगा वही जीतेगा। हाँ, तो फिर हो जाए, जीतूंगी तो मैं ही। तू और मुझसे जीतेगी, जिसकी जिंदगी में पल पल में पनौतीपन छा जाता है। मीना एक बोतल में रॉकेट डालने के लिए रखती ही है कि तभी पीहू की दोस्त रिया आ जाती है, जो कि बेजुबान होती है। कुछ आवाजें निकालकर वो अपनी बात समझा देती है। उसे देखकर पीहू बोलती है, अरे रिया, तू कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रही है मुझसे। और घर में सब बढ़िया? अरे छोड़ ना यार, ये अभी मिल गई और फिर से फालतू में पनौती पनौती बोल रही है। रिया की ये आवाज सुनकर मीना हंसने लगती है और बोलती है, वैसे पीहू, तेरी दोस्त का स्पीकर फटा हुआ है और उसे सुनने में बेहद मजा आता है। ए आ उली उली। तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया का मजाक उड़ाने की? तेरी तो। गुस्से में पीहू उस बोतल पर लगे रॉकेट को जला देती है, लेकिन वो उड़ता नहीं है। जिसके बाद मीना बोलती है, अबे तेरा रॉकेट तो फुस्सी निकला, बिल्कुल तेरी तरह। उप्स, फुस्सी नहीं पनौती निकला। पीहू उस रॉकेट को लात मार देती है, जिसके बाद रॉकेट सीधा पटाखे की शॉप पर जाता है, जिससे उसकी शॉप पर धूम धड़ाका होता है और पटाखे वाला दोनों की शक्ल देख लेता है। मीना तो भाग जाती है, लेकिन रिया और पीहू उसकी गिरफ्त में आ जाती है,
जिसके बाद वो अंकल उन्हें बोलते हैं। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, मेरी पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। अब पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये सब कुछ हमने नहीं किया। वो जो लड़की भाग गई ना, ये सब कुछ उसी का किया धरा है। अरे ये क्या ये कर रही है? अंकल जी, ये भी वही कह रही है जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये सब कुछ हमने नहीं, उस लड़की ने किया था। अच्छा, अब जब पुलिस के पास जाकर जेल की हवा खाओगे तब पता चलेगा। प्लीज अंकल, ऐसा मत करो। अगर ऐसा नहीं चाहती तो मेरे पटाखे की दुकान का जितना नुकसान हुआ है उतना भरो। पूरे 5 लाख के पटाखे खराब करे हैं तुमने मेरे। इतने सारे पैसे हम कहाँ से भरेंगे? रिया, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है अंकल जी, आप हमें ना 5 मिनट दो, हम यूँ गए और यूँ आए। बस आप एक बार हमें पानी पिला दीजिए, बड़ी प्यास लगी है। ठीक है, यहीं खड़े रहना, अभी लाता हूँ पानी। उसके इतना कहते ही पीहू और रिया वहाँ से भाग जाते हैं और आगे जाकर कहते हैं, आज तो बाल बाल बच गए। अच्छा रिया, तू सबको घर में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली बोलना, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ओए यूं, ओए ए उयूं, आए आए। दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पर उनकी मम्मी ने एक थाल में बहुत सारे दीपक जला के रखे होते हैं, जो कि वो मंदिर में रखने वाली होती है। तभी पीहू आती है और खुश होकर बिना टेबल को देखे उस पर हाथ रखती हुई बोलती है, माँ, आज आपने खाने में क्या स्पेशल बनाया है? वो इतना बोलती ही है कि उसके हाथ लगने से टेबल पर रखी दीपक की थाली गिर जाती है और शोर सुनकर उसकी माँ ममता आती है और बोलती है, हे भगवान, ये लड़की क्या करती है? सारे घी के दीपक खराब कर दिए मेरी तो दिवाली की पूजा असफल हो गई, पनौती कहीं की। ममता की कड़वी बातें सुनकर पीहू उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, क्यों भगवान, आखिर आप बार बार मुझे ये एहसास क्यों दिलाते हो कि मैं एक पनौती हूँ? जहाँ जाती हूँ सबका काम बिगड़ जाता है। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? बस एक रिया ही है जो मुझे समझती है। जा रही हूँ मैं उसी के पास। ये बोलकर वो रिया के पास जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे एक पंडित दिखता है और वो उससे बोलता है, पुत्री, तुम बहुत ही विकराल परिस्थिति में हो, मैं भली बाती जानता हूँ। ये आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ, मुझे दूसरों के जीवन में चल रहे समय की अनुभूति हो जाती है। पंडित जी, मुझे कोई समाधान बताइए ना इन सब का, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसकी ये बात सुनकर वो पंडित उसे मंदिर ले आता है, जहाँ वो उसकी कुंडली देखकर बताता है, बेटी, तुझ पर शनि की 7.5 चल रही है। तेरी ये परेशानी 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तो कोई तो उपाय होगा ना ये सब खत्म करने का? हाँ, एक उपाय है। अगर किसी नेक दिल वाले लड़के से तेरी शादी हो जाए, तब ही तू इन कष्टों से मुक्त हो सकती है। पंडित को शुक्रिया करके वो वहाँ से वापस आती है और ये बात वो रिया को बताती है, जिसके बाद रिया बोलती है, ए आया, ओ आए। सच में गोपाल? हाँ, वो सुंदर भी है, मुझे पसंद भी है, पर पता नहीं वो मुझसे बात करेगा भी या नहीं। उससे बात करूं जाकर? रिया की ये बात सुन वो एक नदी के किनारे आकर बैठती है और सोचने लगती है। तभी उसकी नजर नदी में डूब रहे इंसान पर पड़ती है और वो बोलती है, अरे ये तो गोपाल है, मुझे तुरंत इसे बचाना होगा। इतना बोलकर वो उसे बचाती है और उसे अपने दिल की बात बोलती है। गोपाल उसे हाँ कर देता है, बिना ये जाने कि पीहू अभी एक पनौती भरे टाइम से गुजर रही है। कुछ दिन दोनों साथ में समय बिताते हैं और मजे की बात ये है कि जब से उसे गोपाल मिला था, उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं हो रही थी। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। शादी करके जैसे ही पीहू घर में प्रवेश करती है, उल्टे पांव से कलश पर किक मारती है और कलश सीधा जाकर उसकी सास विमला के सर पर लगता है और वो चिल्लाकर बोलती है, अरे मोरी मैया, गिर गए हम कृष्ण कन्हैया।
अरे राम, मार डाला मुझे, बहू ने आते ही फोड़ डाला मुझे। सॉरी सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए, गलती से जोर से किक कर दिया मैंने। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पीहू घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही होती है, जो कि उसने कभी यूज नहीं किया होता। वो साफ कर ही रही होती है कि गलती से वो फास्ट मोड में चला जाता है और उसके बाद जो भी चीज उस वैक्यूम क्लीनर के आगे आती वो उस क्लीनर से चिपक जाती। तभी वहाँ उसकी सास विमला आती है और उसके हाथों से चाबियों का गुच्छा नीचे गिर जाता है और जैसे ही चाबियां वो उठाने लगती है तभी उसके गाल से वैक्यूम क्लीनर चिपक जाता है, जिसके बाद उसकी सास चिल्लाती है, अरे मोरी मैया, मैं तो चिपक गई कृष्ण कन्हैया, अरे बचाओ बचाओ मुझे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? गोपाल जी जल्दी आइए, माँ जी वैक्यूम क्लीनर से चिपक गई। पीहू की आवाज सुनकर भागा भागा गोपाल आता है और उसका स्विच ऑफ कर देता है, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से विमला बचती है। पीहू विमला से माफी मांगती है और अगले दिन उसी पंडित के पास जाकर अपने साढ़े साथी खत्म होने की पूछती है। पुत्री, तेरी साढ़े साथी आज समाप्त हो गई, क्योंकि तेरी शादी एक अच्छे से वर से हो गई है। अब तेरी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। पीहू उस पंडित का शुक्रिया करके वापस आती है। कुछ दिन बीतते हैं और अब पीहू के साथ कोई भी पनौती का काम नहीं होता और वो कोई भी गलती भी नहीं करती, जिसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगती है। झुमकी को बचपन से ही अच्छी और थोड़ी महंगी चीजों का बड़ा शौक था। जब तक वो किसी चीज को अच्छे से देख परख ना ले तब तक उसे अपने लिए नहीं लेती थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सासू माँ रश्मि के साथ बाजार जाती है, जहाँ बहुत सारी अलग अलग चीजों की दुकानें थी। दोनों सास बहू एक साड़ी के शोरूम में जाती हैं और तभी रश्मि बोलती है, अरे भैया अच्छी सी साड़ी दिखा दो। जी माँ जी, अभी दिखाता हूँ। वो दुकानदार उन्हें साड़ियाँ दिखाना शुरू कर देता है। रश्मि एक एक करके साड़ियाँ देखती जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो झुमकी से बोलती है, अरे बहू तू ही बताना, इनमें से कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी। माँ जी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको एक बात बताऊं। बोल ना, क्या बात है। इनमें से एक भी साड़ी आप पर अच्छी नहीं लगेगी और इनका फैब्रिक देखिए कितना घटिया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ बहू, मुझे तो घर में ही पहनकर रहना है, कौन सा बाहर जाना है। फिर भी माँ जी आपका भी कोई स्टैंडर्ड है, क्लास है, समाज में कोई इज्जत है। अरे ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। छोड़ ना बहू, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए माँ जी, कौन सी साड़ी पसंद आई है आपको? सभी साड़ियों में से रश्मि एक नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी निकालती है और दुकानदार को देते हुए उससे बोलती है, ये लो भैया, ये वाली पैक कर दो। बस एक ही साड़ी? हाँ, फिलहाल तो एक ही चाहिए थी, तुम इसे ही पैक कर दो। ठीक है माँ जी। दुकानदार साड़ी पैक करके रश्मि को देता है और उससे बोलता है, माँ जी आपके कुल मिलाकर हो गए 1250 रुपए। ठीक है। एक मिनट भैया, अभी बिल मत बनाना। ऐसा कहकर झुमकी रश्मि को साइड में ले जाती है और उससे बोलती है, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? क्यों, क्या हुआ? 1250 रुपए मांग रहा है वो इस साड़ी के। हाँ तो क्या हुआ? नहीं माँ जी, आप इस घटिया सी साड़ी के लिए इतने सारे पैसे नहीं दे सकती। छोड़ ना बहू, आज ले ली, आगे से नहीं लूंगी। झुमकी से ऐसा बोलकर रश्मि दुकानदार को पैसे दे देती है और साड़ी लेकर वो दोनों वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद झुमकी एक बार फिर अपनी सास से बोलती है, सच में माँ जी, आज आपने ना घाटे का सौदा किया एकदम। बहू तू अब भी उसी बात को लेकर बैठी है, छोड़ ना, अब जो हो गया सो हो गया, जा तू मेरे लिए खाना बना कर ले आ। ठीक है माँ जी। झुमकी रश्मि और अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके पति का कॉल आता है। वो अपना फोन उठाती है और पति से बोलती है, हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। और बताओ क्या कर रही हो? खाना बना रहे हूँ, आप बताइए कहाँ है? मैं आज ही बरेली आया हूँ।
फिर यहाँ से दिल्ली तुम्हारे पास। सच में? आप बरेली में हैं? हाँ हाँ यार, क्यों, क्या हुआ? अच्छा सुनिए ना, बरेली के ना झुमके बहुत मशहूर हैं। आप मेरे लिए वो ले आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तुम बताओ कैसे झुमके चाहिए तुम्हें? मुझे ना हैंडमेड झुमके चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अब मैं रखता हूँ, अपना और माँ का ख्याल रखना। और जी आप भी, बाय। झुमकी कॉल कट कर देती है और खुद से बोलती है, ओए बल्ले बल्ले, मैं तो बरेली के झुमके पहनूंगी। जब मैं झुमके पहनकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर निकलूंगी ना, मोहल्ले की औरतें तो मुझे देख देख कर जल जाएंगी। कितना मजा आएगा। खुद से बातें करते करते वो खाना भी बना लेती है, जिसके बाद अपनी सास के लिए वो खाना लेकर उसके कमरे में जाती है और उन्हें खाना देते हुए बोलती है, ये लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, क्या बात है? तू बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या हुआ है? कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो बस यूं ही। पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। बता मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं कुंदन वापस आ रहा हो? जी माँ जी, वो वापस आ रहे हैं और आपको पता है वो मेरे लिए बरेली से झुमके लेकर आ रहे हैं, वो भी हैंडमेड। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरे तो मजे ही आ जाएंगे। पर मैंने सुना है हैंडमेड झुमके बड़े महंगे मिलते हैं। हाँ वो तो है माँ जी, पर एक आध झुमका खरीद लेने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, बात तो तेरी भी ठीक है। चल अब आ और खाना खा ले। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना खाने लगती हैं और दूसरी तरफ कुंदन बरेली के बाजार में झुमकी के लिए झुमके ढूंढने लगता है। वो कई सारी दुकानों पर जाता है, लेकिन उसे सिर्फ मशीन से बने हुए झुमके ही मिलते हैं। अब वो थोड़ा परेशान होने लगता है और खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ हैंडमेड झुमके ढूंढने के लिए? कुंदन को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना फोन निकालता है और गूगल पर हैंडमेड झुमकों की दुकान खोजने लगता है। गूगल पर ढूंढने के बाद कुंदन को पता चलता है कि पुरानी बरेली के बाजार में हैंडमेड झुमके मिलते हैं। तो अब कुंदन पुरानी बरेली के बाजार में जाता है और वहाँ एक दुकान पर जाकर दुकानदार से बोलता है, एक्सक्यूज मी। यस सर। मुझे झुमके चाहिए, वो भी हैंडमेड। क्या आपके यहाँ मुझे वो झुमके मिल जाएंगे? क्यों नहीं सर, हमारी स्पेशलिटी ही यही है। ग्रेट, तो फिर मुझे दिखाना शुरू कीजिए। दुकानदार एक एक करके कुंदन को झुमके दिखाना शुरू कर देता है। कुंदन को सभी झुमके बहुत पसंद आते हैं और वो दुकानदार से बोलता है, यार आप मुझे इतने अच्छे अच्छे झुमके दिखाए जा रहे हैं, मैं कौन से खरीदूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या ये आप अपनी वाइफ के लिए ले रहे हैं? जी। हमारे पास एक स्पेशल कलेक्शन भी है सिर्फ वाइफ के लिए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। दुकानदार कुंदन को कुछ अलग से झुमके दिखाता है, जिनका प्राइस थोड़ा ज्यादा तो जरूर था, पर देखने में वो सबसे अलग थे। उन झुमकों में से एक झुमका कुंदन को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने हाथ में लेके दुकानदार से बोलता है, ये वाला कैसा है? अरे वाह सुखी, बहुत ही प्यारा है सर, ये आपकी वाइफ को जरूर पसंद आएगा। सच में? तो यही खरीद लूं? जी सर, ये बहुत बेशकीमती होता है, हर कोई इसे नहीं पहनता, आप अपनी वाइफ को यही गिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 पेयर पैक कर दो। ठीक है सर। दुकानदार 2 जोड़ी झुमके पैक करके कुंदन को देता है और उससे बोलता है, ये लीजिए सर आपके झुमके, अब आप मुझे 1400 रुपए दे दीजिए। ठीक है। कुंदन दुकानदार को पैसे दे देता है और झुमके लेकर दुकान से बाहर आकर खुद से बोलता है, झुमकी को ये झुमके बस पसंद आ जाएं। 1 बज गया, मुझे जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। इसके बाद वो टैक्सी पकड़कर जल्दी से एयरपोर्ट जाता है और अपनी फ्लाइट में बैठकर दिल्ली वापस आता है और आकर सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी माँ से मिलता है और उनसे बोलता है, कैसी हो माँ आप? मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तू बता। मैं भी अच्छा हूँ माँ, झुमकी कहाँ है? वो तेरे लिए रसोई में खाना बना रही है, जा उससे मिला। कुंदन किचन में चला जाता है और जाकर झुमकी के गले लगता है, जिसके बाद वो उससे बोलता है, कैसी हो तुम? आप कैसे हैं? तुम्हारे बिना कैसा हो सकता हूँ? अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए झुमके लेकर आया हूँ। कुंदन उसे झुमके दिखाता है। उन्हें देखकर झुमकी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुंदन से बोलती है, थैंक यू सो मच, कितने सुंदर है ये झुमके। वैसे कितने के हैं ये? ज्यादा महंगे नहीं है, बस 1400 के हैं। क्या इतने महंगे? थैंक यू सो मच। तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं है, जब तुम इन्हें पहनकर बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। इसके बाद झुमकी उन झुमकों को पहन लेती है और वो बहुत सुंदर लगती है, जिसके बाद झुमकी का झुमकों के लिए प्यार
और ज्यादा बढ़ जाता है। वो आए दिन नए नए तरह के झुमके खरीदा करती और पहना करती। उसने खुद का एक मिनी स्टोर खोल लिया था और अब झुमके वो सिर्फ पहना नहीं करती बल्कि उन्हें बेचा भी करती और खुद की आमदनी भी कर लिया करती। शिप्रा एक बिगड़ी हुई मॉडर्न लड़की थी। उसके पिता प्रेम प्रकाश ने उसे सुधारने के लिए अपने दोस्त के देसी बेटे मोहन से उसकी शादी करवा दी, जो पूरे तरीके से मिट्टी से जुड़ा हुआ था। शादी के अगले दिन शिप्रा क्रॉप टॉप और जीन्स पहनकर रेडी होती है और टिफिन देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना टिफिन, और हाँ, शाम को आपको मेरे साथ घूमने बाहर जाना है और ये कपड़े मत पहनना, तब कुछ और पहनना। पहले वो सब छोड़ो, ये तुम कहाँ पहनकर आई हो? शादी के बाद औरतें साड़ी पहनती हैं और तुम ये पतली पतली टांगे दिखा रही हो हमें। ये जीन्स पहनकर जाकर साड़ी पहनो। अरे मुझे नहीं आती साड़ी पहननी, मैं नहीं पहनूंगी। अरे नहीं आती तो तुम्हें हम सिखा देंगे, ऐसे तो हम तुम्हें बाहर नहीं लेकर जाएंगे। देखिए मोहन जी, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मैं नहीं लपेटूंगी वो थान। देखो नहीं आता तो आदत डालो, बाहर जाना है तो साड़ी पहनकर ही जाना है, भले ही घर में तुम ऐसी रहो, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है मोहन जी। मोहन अपना टिफिन लेकर दफ्तर चला जाता है। कुछ देर बाद शिप्रा रसोई से खाना लाकर टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद मोहन को बुलाती है। मोहन जी आ जाइए, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है। ठीक है, तुम एक चटाई लाओ जब तक। पर क्यों? अरे तुम लाओ तो सही। मोहन के इतना कहने पर शिप्रा उसे चटाई लाकर देती है और पूछती है, अब तो बता दीजिए कि आपने ये क्यों मंगवाई है? वो का है ना, 3-4 दिन से हम तुम्हारे लिए ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। उस कुर्सी पर बैठकर हमारी कमर बहुत दर्द हो रही है, इसलिए आज हमने सोच लिया है कि हम ये चटाई पर बैठकर जमीन पर दोनों साथ खाना खाएंगे। चलो आओ, तुम बैठो। मोहन जी, जमीन पर बैठ के खाना कैसे खाऊं? ना बाबा ना, मैंने कभी नहीं खाया ऐसे खाना और ना ही मैं खा पाऊंगी। अरे एक बार खाए कर तो देखो, जमीन पर मेरे साथ बैठो और ऐसे तो करो मत। बचपन में जमीन पर ही तो घुटने से चला करती थी कि ससुर जी ने आसमान खरीद कर दिया था बेटी को। मेरे पापा ने बचपन में मुझे आसमान नहीं दिया, लेकिन हाँ, जब से मुझे अकल आई है ना, तब से मैंने तमीज से रहना शुरू कर दिया था। तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बीवी हो ना, मेरी बात मानो। ये बीवी क्या होता है? वाइफ बोलो यार। पापा ने भी पता नहीं कैसे देसी से लड़के से मेरी शादी करवा दी। तुमसे तो देसी घी के बिना रोटी नहीं खाई जाती और मुझे देसी घी देख के उल्टियाँ आती हैं। मेरी घी की रोटी ठंडी हो रही है, जल्दी आओ, मजा नहीं आएगा फिर। मोहन की बात सुनकर शिप्रा उसके साथ चटाई पर बैठकर खाना खाती है। मोहन को हाथ से खाना खाते देखकर वो नाक सिकोड़ती है और कुछ देर बाद में मोहन बोलता है, भर गया मेरा पेट, कितने दिनों बाद अच्छे से खाया है। अच्छा सुनो, अब से रोज हम सुबह शाम जमीन पर ही बैठकर खाएंगे। क्या? नो 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 नेवर, मैं नहीं खाऊंगी जमीन पे बैठकर। अरे कुछ दिन में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और हाँ, कल खाने में तुम्हारे हाथ की मक्का की रोटी और सरसों का साग खाऊंगा, तो ध्यान से बनाना, मक्का की रोटी बहुत देर में बनती है। शादी को 4 दिन नहीं हुए और ये मुझे अपनी तरह देसी बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैं कोई गांव की आई हुई गवार हूँ। पता नहीं क्या बनाने को बोल रहा है और मैंने तो कभी खाया भी नहीं है। इस तरह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो उसको चाय नाश्ता देती है। मोहन कप की चाय को प्लेट में सुड़ सुड़ करके पीता है, जिसकी आवाज सुनकर शिप्रा बोलती है, मोहन जी, ये कैसे चाय पी रहे हैं आप? इतनी आवाज करके कौन पीता है? अब तुमने चाय ही इतनी बढ़िया बनाई है कि क्या बताएं, मजा ही आ गया। तुम भी पियो। मुझे नहीं पीनी, आप ही पियो। अच्छा ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अब मैं थोड़ी देर शांति से शॉर्ट्स पहन कर रहूंगी। शिप्रा मोहन के जाने के बाद शॉर्ट्स पहनकर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर को साफ करती है। धीरे धीरे शिप्रा घर के सारे कामों को खत्म करती है और सो जाती है। शाम को मोहन घर आता है और उसे जगाता है, लेकिन वो नहीं उठती और जोर से उसके कान के पास चिल्लाकर मोहन बोलता है, अटेंशन, वंदे मातरम शुरू करेंगे, शुरू कर। नींद में मोहन की बात सुनकर वो झटके से खड़ी होती है और बोलती है, वंदे मातरम। अरे मोहन जी, आप आ गए। और ये क्या तरीका होता है किसी को उठाने का?
अरे 2 वक्त हो रहे हैं, ऐसे भी कोई सोता है का? और ई का छोटा छोटा कच्छा पहना है, हमें शर्म आ रही है। जल्दी कुछ पहनो। मोहन जी, जो आप सोच रहे हैं ये वो नहीं है। अपनी आंखें खोल के देखिए, ये शॉर्ट्स हैं। चोट? कहाँ है चोट? कहाँ लगी तुम्हें? हमें दिखाओ। मोहन जी, चोट नहीं, शॉर्ट्स जो मैंने पहना है वो। अच्छा वो सब छोड़िए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो। मोहन की बात सुनकर शिप्रा चटाई पर खाना लगाती है और दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी अचानक से शिप्रा का कॉलेज फ्रेंड मार्टिन आता है, जिसे देखकर वो हैंडशेक करती है और मोहन को बोलती है, मोहन जी, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड मार्टिन है, इससे मिलिए, ये बहुत अच्छा है। क्या नाम है इसका? मोर्टिन? जो मच्छरों को मारता है वही नाम है इसका, मोर्टिन? मतलब तू बेचारे उन मच्छरों को मारता था, हत्यारे कहीं के, बेजुबान मच्छरों को मारा। शिप्रा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शिप्रा, दिस इज सो डिस्गस्टिंग, लीव मी मोहन। सॉरी मार्टिन, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। वी आर वेरी सॉरी। मोहन जी आप चलिए, आप इसे गलत समझ रहे हैं, छोड़िए। साला हम सब समझते हैं, ये मॉडर्न दोस्त हमारी बीवी पर नजर डाल रहा था, ये तुमको हमसे दूर कर देता, फिर हमरा का होता। मोहन जी ऐसा कुछ नहीं है, आप खामखा ही इतनी टेंशन ले रहे हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। शिप्रा का जन्मदिन आता है और मोहन सुबह उठकर अपने हाथ से उसे चाय बनाकर देता है और बोलता है, बीबी उठो, तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। आज तुम्हारा वो क्या कहते हैं, जन्मदिन को, हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मोहन जी, आप मेरे लिए चाय बना कर लाए। अरे बीबी, ये तो कुछ भी नहीं है, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। सच में? दिखाइए ना मुझे। ना ना, पहले तैयार होकर आओ जब। और हाँ, इस साड़ी लाया हूँ, इसको ही पहनना। शिप्रा तैयार होकर आती है और बोलती है, अब दिखाइए। अरे बीबी, तुमने ये कैसे साड़ी बांधी है? साड़ी खुल गई, शुक्र है घर में हो अभी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं पहना देता हूँ, फिर तुम खुद पहनना। ठीक है मोहन जी। मोहन इतना बोलकर उसे साड़ी पहनाता है और उससे आंखें बंद करने और हाथ आगे करने को बोलता है। तभी शिप्रा एक्साइटेड होकर बोलती है, मोहन जी जल्दी कीजिए ना, डायमंड रिंग दोगे आप? आंखें खोलो अब अपनी। अरे रुको, थोड़ा सब्र तो करो। इतना बोलकर मोहन शिप्रा के हाथ में एक बड़ा सा पपीता रखता है। ये देखकर शिप्रा बोलती है, पपाया? राम राम ससुर जी। ससुर जी? अरे ससुर जी तो आए ही नहीं, कहाँ है तुम्हारे पापा? अरे मोहन जी, ये पपाया, पपीता क्यों दिया है मुझे? अरे तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे खाओगी तो तंदुरुस्त रहोगी, शरीर में खून बढ़ेगा। ये लो, इसे काटने के लिए चाकू भी लाया हूँ, तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी। उस फालतू गिफ्ट, आईफोन, रिंग, नेकलेस, ये सब कौन दे, किसी काम में भी नहीं आता ये सब। लेकिन पपीता खाओगी तो तुम्हारे गोरे गोरे गालों पर पिंपल भी नहीं होंगे। आपसे गिफ्ट की उम्मीद करना ही बेकार है मेरा। मुझे नहीं मनाना अपना बर्थडे यहाँ पर, मैं अपने घर जा रही हूँ और मेरे पीछे मत आना। अरे बेबी रुको, मेरी जान शिप्रा, लगता है बर्थडे के दिन ज्यादा ही नाराज कर दिया। शिप्रा मोहन से नाराज होकर अपने मायके जाती है और उसके पापा सवाल जवाब करते हैं, लेकिन शिप्रा बात को टाल देती है और खुद से बोलती है, मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरा पति देसी है या विदेशी, रहना तो मुझे उसी के साथ है ना, एटलीस्ट चलो देर से ही सही, लेकिन वो मुझे समझेगा। लेकिन नहीं, आज के दिन भी मेरे लिए तोहफे में क्या लाया? पपीता। अरे उससे तो प्यार की उम्मीद करना ही बेकार है, मैं ही पागल बनी बैठी थी। शिप्रा उदास मन से जब खाना खाती है तो उसे टेबल पर बैठकर खाना अच्छा नहीं लगता और वो जमीन पर बैठकर मोहन की तरह हाथ से खाती है। पानी भी पीती तो सिर्फ मटके का। उसके पापा उसे दाल रोटी खिलाते तो वो बोलती है, पापा मुझे ये खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे साग और मक्के की रोटी चाहिए। बेटा, आज तूने ये कैसे खाने की जिद कर दी? कभी नहीं खाती तू तो ये। बस पापा मेरा मन कर रहा है, खिला दो ना। ठीक है, मैं तेरे लिए लाता हूँ। और ये जमीन पर क्यों बैठी है बेटा? ये तेरा अपना घर है, साड़ी की जगह कुछ और पहन ले। वैसे नहीं पापा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये साड़ी, क्योंकि ये मोहन जी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई थी। मैं उन्हें क्यों याद कर रही हूँ? मुझे पता है तू उदास है, मोहन को याद कर रही है ना।
अब तुझे उसके तौर तरीके से रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जमीन पर बैठ रही है। जो तूने आज तक कभी नहीं मांगा, कभी नहीं खाया, वो तू आज कर रही है। ये भारी भरकम साड़ी भी, अब तू भी अपने पति की तरह देसी हो गई है। तुझे उसकी आदत हो गई है। जा उसके पास, वो भी बहुत परेशान और उदास होगा तेरे लिए। आपको कैसे पता चला पापा? एक बाप अपने बच्चे की सारी तकलीफ बिना कहे समझ सकता है। अब ज्यादा देर मत कर, उसके पास जा। ठीक है पापा। शिप्रा अपने पापा की बात सुनकर उसी दिन मायके से लौट जाती है और जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मोहन बोलता है, अरे अब कौन है? आपकी बीवी आई है। मोहन उसे देखकर खुशी से गले लगा लेता है और शिप्रा भी उससे माफी मांगती है और देसी स्टाइल में हलवा खाकर अपना बर्थडे मोहन के साथ सेलिब्रेट करती है। साथ ही उसके साथ देसी स्टाइल में रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।